मैं कॉलेज से घर पहुंची तो माँ का कर्कश नाद पड़ा कानों में। वे भाभी से कह रही थीं, देखती है सुमन, बुढ़िया को नए नए शौक चर्रा रहे हैं बुढ़ापे में। सवेरे से घर में टेप रिकॉर्डर बज रहा है, पता नहीं किससे मंगाया है। जेठ जी थाती छोड़ गए हैं तो उड़ा रही है बुढ़िया। भाभी ने क्या उत्तर दिया मैं सुन नहीं पाई, चुपचाप अपने कमरे में चली गई। यदि बड़ी माँ ने टेप रिकॉर्डर खरीदा है तो माँ से पैसे नहीं मांगे, पर माँ तो चाहती हैं बड़ी माँ अपने शौक या ज़रूरतों पर एक पैसा भी खर्च ना करें। 2 साड़ियाँ पहन रूखी सूखी खा जल्दी ही भगवान को प्यारी हो जाएं और वे उनकी संपत्ति पर अपना सर्वाधिकार सुरक्षित कर सकें। वैसे बड़ी माँ का खर्च भी क्या है, संतानहीनता और वैधव्य की विशाल शिला अपनी छाती पर धरे भगवत भजन कर दिन रात काट रही हैं। बेचारी टेप रिकॉर्डर का शौक क्या करेंगी। वो तो कल शाम उनके एक स्नेही किराएदार उनका मन बहलाने के लिए ये टेप रिकॉर्डर उठा लाए। मैं बड़ी माँ के घर पर ही थी उस वक्त। वे ना नुकुर करती रहीं, पर जब किराएदार ने गीत बजा दिया, मेरा नादान बाल माँ न जाने दिल की बात, तो ऐसी सुध-बुध खोई कि टेप रिकॉर्डर को लौटाना ही भूल गईं। मुझसे बोली थीं, वृषाली, तेरे ताऊ जी एक बार कोई फिल्म देख कर आए थे, उसी फिल्म का गीत है ये। मुझे चिढ़ा चिढ़ा कर इसे उल्टे सीधे राग में गा रहे थे कई दिन तक। आज उसी टेप रिकॉर्डर के लिए माँ संताप प्रकट कर रही थी। पिताजी, मैं महेंद्र भैया और नरेंद्र माँ को कई बार समझा चुके हैं कि वे बड़ी माँ के कार्य व्यवहार की आलोचना न करें, पर माँ की नज़रों में वैधव्य से बड़ा अपराध दूसरा नहीं है और वे नहीं चाहती कि वैधव्य भोगती स्त्री चैन की सांस ले। वैसे माँ ने असली विरोध प्रदर्शन तब से किया है जब से बड़ी माँ का भतीजा केतन उनके साथ आकर रहने लगा है। उस केतन के आगमन की सूचना पाते ही माँ ने सुदीर्घ प्रलाप शुरू कर दिया था। अरे, उस बुढ़िया का था पाना कठिन है, देख लेना सब मायके वालों को दे जाएगी। खून जोर मारता है ना। जेठ जी होते तो अपने भाई भतीजों को देते, पर जेठानी में कौन सा इस परिवार का खून है। वह मुस्टंडा केतन पढ़ने के बहाने सारी संपत्ति हड़प करने आया है। नरेंद्र ने उसकी बात का खंडन किया था। माँ, अपने शहर में मेडिकल कॉलेज है और केतन भैया मेडिकल की पढ़ाई के लिए यहाँ आए हैं। बुआ का घर होते हुए उन्हें छात्रावास में रहते क्या अच्छा लगेगा। तुम बड़ी माँ के पक्षधर मत बनो नरेंद्र। माँ भ्रुकुटी तान कर बोली, जेठानी ने सब सोच समझकर तय किया है। मुझे तो लगता है बाप दादा की कमाई गई हाथ से। इतना बड़ा मकान है, ढेरों किराया आता है, हुंडियाँ भर गई होंगी हुंडियाँ। माँ बड़ी देर तक अपने मन में संचित होता विष उगलती रहीं। माँ जब भी बड़ी माँ का 2 मंजिला मकान देखती हैं, उनकी छाती पर सांप लौट जाता है। वे सोचती हैं पूरा घर किराए पर उठा रखा है, खूब किराया जमा होता होगा और केतन गुलछर्रे उड़ाता होगा। पता नहीं ये साय का कितना हिस्सा मायके वालों को जाता होगा। तभी तो दुख सुख पूछने के बहाने आ डटते हैं। इन कुछ खास मुद्दों में माँ हरदम उलझी रहती। हमारा मकान भी किराएदारों से भरा था और अच्छी आय होनी थी, पर ताऊ जी के देहांत के बाद माँ ने अपने निजी मकान, जो बड़ी माँ के मकान से सटकर बना है, में रहने का निर्णय कर लिया। पिताजी बोले थे, बच्चों की पढ़ाई और मेरे खाने पीने का क्या होगा। वहाँ भी बच्चों की पढ़ाई हो जाएगी और तुम्हारा खाना पीना नौकर चाकर देख लेंगे। बीच बीच में आते रहना। हमारे वहाँ रहने से जेठानी जी को सहारा हो जाएगा। पिताजी ने स्वीकृति दे दी, पर जब हमारी व्यवस्था कराने साथ आए तो घर से किराएदार हटा दिए। माँ ने विरोध किया, ये क्या, कितना पैसा आ रहा है, हमारे लिए 2-3 कमरे पर्याप्त हैं। जेठानी का घर देखो, किराएदारों से भरा है। पिताजी ने स्पष्ट कह दिया। भैया भी सेवानिवृत्ति के बाद यहाँ रहने आते तो किराएदार हटा देते, पर अब जब भैया नहीं रहे तो भाभी को किराएदारों से सहारा भी होगा और कुछ आए भी। लेकिन मैं घर में जवान बेटी रहते किराएदार नहीं रख सकता। माँ मन महसूस कर रह गईं। इस तरह माँ पिताजी के नौकरी के ठाठ छोड़ यहाँ रहने चली आईं। धीरे धीरे उनके नेक इरादे सामने आने लगे। एक दिन बातों ही बातों में बोली, जेठ जी खत्म हो गए, जेठानी का क्या भरोसा, कब मायके जाकर सारी संपत्ति का वारा न्यारा कराएं। मैं यहाँ इसलिए आई हूँ कि सारी गतिविधि पर नजर रख सकूं। यह सुन मेरे दोनों भाई हतप्रत रह गए। महेंद्र भैया ने कहा भी, माँ तुम ये क्या कह रही हो, बड़ी माँ अपनी संपत्ति का क्या करेंगी, ये उनकी समस्या है। तुम्हें तो उन्हें हरदम भावनात्मक सहारा देने का प्रयास करना चाहिए। उनका हमारे अलावा है ही कौन। माँ स्वर को खुफिया बनाकर बोली थी, तुम उनके सगे मत बनो, देखना बुढ़िया तुम लोगों को पूछेगी भी नहीं। मायके में भतीजे भांजों की अच्छी खासी फौज है, उन्हें दे जाएगी सब।
तब से माँ दरोगा सी बड़ी माँ पर मुस्तैदी से निगाह रखने लगी। एक दिन बड़ी माँ अपनी साड़ियों का बक्सा खोल साड़ियों को धूप दिखा रही थी। मैं उनसे एक गुलाबी सिल्क की साड़ी पहनने की जिद कर बैठी। बड़ी माँ ने आह भरी, बिटिया, जिन्होंने लाकर दी जब वे ही नहीं रहे तो पहनकर क्या करूंगी? ताऊ जी नहीं तो क्या हुआ बड़ी माँ, हम लोग तो हैं, मेरी खातिर आज पहनो इसे। वे मेरा हाथ रखने के लिए सकुचाती लजाती न जाने किस मधुर स्मृति में लाल अनार होती हुई पहन आई उस साड़ी को। दुखों के बोझ से मुरझाया चेहरा दमक उठा था उस क्षण। तभी मुझे पुकारती हुई माँ वहां पहुंच गईं और बड़ी माँ का यह रूप देख जल भुन गईं। फिर तो वह साड़ी प्रकरण स्पेशल बुलेटिन शाही माँ ने पूरे मोहल्ले में प्रसारित कर दिया। बुढ़िया का पहनना ओढ़ना देख कोई जवान छोरियों को मात कर दे। अरे सुहाग नहीं रहा तो काहे करती हैं ये चोचलें? मैंने प्रतिकार किया था, माँ ताऊ जी नहीं रहे तो क्या बड़ी माँ भी घुट घुट कर मर जाएं? देखती नहीं क्या हालत हो गई है उनकी। माँ ने हाथ फटकारा, प्रसाली बहुत बड़बड़ कर मत बोल, जेठानी ने मीठी मीठी बातें कर फुसला लिया है तुझे, तभी दिन में 4-6 चक्कर उस घर के लगाती है, पर देखना हाथ कुछ नहीं लगेगा। माँ की बातें सुन मुझे मर्मांतमक पीड़ा हुई थी। जीवन का उद्देश्य खोजती बड़ी माँ की व्याकुल उदास आंखें कलेजा मुंह को आता है। पर किस मिट्टी की बनी है मेरी माँ, जो नारी जाति की स्वभावगत कोमलता भावुकता ममता भूल इतनी कुर हो जाती रही बड़ी माँ के प्रति। क्या ऐसा ही होता है संपत्ति का मोह? फिर नरेंद्र भैया की शादी हुई। उन्हें मुक्तिगाई में बड़ी माँ ने 1.25 तोले सोने की चैन दी। कुछ अधिक पाने की आशा करती माँ उत्तेजित हो उठी। विवाह में आई बुआ से कहने लगी, जीजी तुमने देखा था ना महंत के प्रतिबंध में जेठानी ने कितने भारी भारी गहने पहने थे, पूरे मोहल्ले की आंखें चुंधिया गई थी। और अब देखो ना कुछ पहनना, ना उसमें से कुछ बहू को दिया। पेरे है तमाम माया जाल घेरे है, उन्हें तो बस पतली सी चैन थमा दी, बाकी जेवर भाई भतीजों को देंगी। क्या पता दे भी चुकी हूँ, वरना पहनती नहीं। बुआ ने माँ का विरोध नहीं किया, क्योंकि माँ धीरे धीरे उनके भी कान भरती जा रही थी। अब किसी को कुछ नहीं मिलने वाला, सब उनके मायके वालों का समझो बस। फिर क्या था, हमारी इकलौती बुआ एकाएक ही माँ की राजदार बन बैठी, जबकि माँ और बुआ की कभी नहीं पटी। पर संपत्ति पर हाथ साफ करने की ध्येय में सफल होने के लिए माँ ने बुआ के साथ कई गुप्त बैठकें की। फिर जो बुआ अपनी धन संपत्ति का ढिंढोरा पीटती कार में लद कर आती और उनके बहुमूल्य गहने कपड़े देख हम बच्चे सम्मोहित से उनके पीछे पीछे घूमते, वे सचमुच ही बड़ी माँ से हिस्से की बात कर डालेंगी, ये किसी ने नहीं सोचा था। कैसे बेबाक स्वर में कह गई थी, बुआ मानो भाई नहीं रहे तो भाभी से जिस ढंग से चाहो बोलने की छूट मिल गई हो। बड़ी भाभी तुम तो अजगर की तरह बैठ गई हो पूरी धन संपत्ति पर, इस घर में मेरा भी हिस्सा बनता है। बड़ी माँ काट की हो गई थी, अस्फुट से स्वर में बोली थी, जीजी जब तक मैं जिंदा हूँ मुझे शांति से रहने दो, मेरे मरने के बाद जो चाहे ले लेना, मैं अपने साथ कुछ नहीं ले जाऊंगी। बड़ी माँ यूं असहाय ही बोल रही थी, मानो ये घर ताऊ जी का नहीं बुआ की कमाई से बना है और बुआ जब चाहे उन्हें बेदखल कर सकती हैं। ये गृह निर्माण ताऊ जी का करवाया है। हमारा और बड़ी माँ का मकान लगभग साथ साथ बना, पर सरकारी नौकरी में घर के कारण कोई बखेड़ा न खड़ा हो, इसलिए ये घर दादाजी के नाम से बना था। आज उसी का लाभ ले बुआ के लोभ में इतनी प्रगति हो गई थी। बड़ी माँ की बात पर माँ द्वारा प्रशिक्षण प्राप्त बुआ ने दूसरा तर्क रख दिया था, तुम तो अपने साथ नहीं ले जाओगी, पर तुम्हारे जो भाई भतीजे बहन भांजे आए दिन इस घर में सराय समझ टिके रहते हैं, उनसे कौन निपटेगा? पर कटे पंछी की तरह फड़फड़ा कर बोल उठी बड़ी माँ, अपने भाई भतीजों को यहाँ आने से कैसे रोक सकती हूँ? वे मेरा दुख दर्द बांटने आते हैं, कुछ लेने नहीं। छोटी से तो इतना नहीं होता कि मेरे पास आकर 2 बातें कर ले। बड़ी माँ की इस बात को अशिष्टता मान बुआ अपनी पुरानी अदा से मुंह बिचकाती हुई लौटने लगी। बड़ी माँ ने कहा भी, मेरे घर में रहो, पर वे छोटी भाभी के पास ठीक हो, कहती हुई तीर की तरह निकल गईं। घर पहुंच सारी बातें सत्यनारायण की कथा की तरह माँ को कह सुनाई। कुछ बुआ की क्रोधाग्नि को माँ ने भली प्रकार प्रज्वलित किया। जीजी अब तुम चुप होकर न बैठ जाना, ताकि हमारा भी हौसला रहे, वरना बाप दादाओं की कमाई हाथ से गई। कितना बड़ा मकान है, ढेरों गहने हैं, बैंक में भी लाखों रुपये जमा होगा। उस पार बुआ कई दिन तक रुकी थी। बड़ी माँ की संपत्ति को लेकर घर में जो कुछ हो रहा था वह पिताजी से गुप्त रखा जाता था। फिर भी जब पिताजी छुट्टी में आए तो नरेंद्र भैया के मुंह से निकल ही गया, पिताजी
बुआ को न जाने क्या हो गया है, बड़ी माँ से संपत्ति की बात करती हैं। पिताजी अविश्वास से चीख रहे थे। मेरे जीते जी किसी ने भी भाभी को परेशान किया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। माँ चेतावनी के स्वर में बोली। तुम क्यों पड़ते हो बीच में, जीजी जाने और जेठानी जाने। पिताजी उसी तेजी से बोले। हद कर दी तुमने महेंद्र की माँ। जीजी को समझाना तो दूर, उल्टे तरफदारी कर रही हो। तुम खुद तो भाभी से ऐसा व्यवहार करने लगी हो मानो वो तुम्हारी दुश्मन है। अब जीजी को भी उकसाने लगी हो। भैया के सामने इन्हीं भाभी का तुम और जीजी कितना आदर करती थी, अब वे तुम लोगों की आँख की किरकिरी बन गई हैं। माँ ने हाथ फटकारा। मैं तो उन्हें किरकिरी समझती हूँ, पर वो कौन सा मुझे मेरे बच्चों को अपना मानती हैं, क्या दे देती हैं। उनके लिए तो मायके वाले ही सब कुछ हैं। माँ की इस घृणा पर पिताजी बेतरह भड़क उठे। मायके वालों को सब कुछ न माने तो क्या करें। तुमसे तो इतना भी नहीं होता कि कभी जाकर उनका दुख सुख पूछ लो। अरे अब वे कितने दिन की हैं। महेंद्र भैया ने पिताजी की बात का अनुमोदन किया। पिताजी ठीक कहते हैं माँ, किसी से कुछ अपेक्षा करने से पहले स्वयं के व्यवहार को सुधारना चाहिए। तुम बड़ी माँ की सहायक बनोगी तो वो भी तुमसे अपनी समस्याएं बताएंगी, पर तुम्हें तो उनका खाना पहनना, हंसना बोलना सब कुछ अखरता है। अपने इस दबंग और स्पष्टवादी ज्येष्ठ पुत्र से माँ सदैव घबराती रहीं, अतः मौन रोष प्रकट करने के अलावा कुछ न कर सकी। भैया माँ को समझाते रहे और मैं व पिताजी बड़ी माँ के पास चले गए। आओ लाला आओ। बड़ी माँ पिताजी को देख उत्साहित हुईं। पिताजी सकुचाए से बोले। कल वापस जा रहा हूँ भाभी, पर तुम कभी अपने को अकेला मत समझना, मैं हूं ना। किसी ने कुछ कहा हो तो उसकी बातों में ध्यान मत देना। बड़ी माँ समझ गई वे बुआ की ओर इशारा कर रहे हैं। बोली, तुम लोगों का ही सहारा है। तुम तो जानते हो लाला, मुझ बांझ की औलादे नहीं बैठी संपत्ति हथियाने के लिए। भगवान तुम्हें बरकत दे। तुम्हारे बेटे ही मेरे बेटे हैं। मेरे मरने के बाद लोग कभी कभी नरेंद्र, महेंद्र की बड़ी माँ और उनके बच्चों की बड़ी दादी कहकर मेरा जिक्र कर लिया करेंगे। बस मैं तर जाऊंगी। मेरी संपत्ति तुम्हारी ही है, चाहे रखो या बहन को दो, मुझे क्या। कहते हुए बड़ी माँ बिलक बिलक कर रोने लगी। मेरी आंखें नम हो गईं और पिताजी एक अपराधी की भांति नतमुख हुए बैठे रहे। यह रुदन विलाप चल ही रहा था कि अपने 2-4 मित्रों को समेटे, सफेद एप्रेन पहने उछलता कूदता केतन बुआ बुआ की गुहार लगाता आ धमका। बुआ फटाफट 4 कप चाय बना। कलपती बड़ी माँ को देखकर वह बुरी तरह चौंका। ये क्या बुआ, रो रो कर बीमार पड़ जाओगी क्या? यही सब करना है तो मैं छात्रावास चला जाऊंगा। चलो उठो, चाय पियो और हमें भी पिला दो। हठी भतीजे के सामने बड़ी माँ की एक न चली। आंसू पोंछती हुई वे चाय बनाने चली गईं। इधर केतन पिताजी से बोला, आप ही समझाइए बुआ को और अन्य लोगों को। आप तो जानते ही हैं, उच्च रक्तचाप से लेकर जाने कितनी बीमारी लगा बैठी हैं वे। उन्हें सुख और शांति की जरूरत है। पिताजी ने केतन के कंधे थपथपाते हुए कहा था, मैं तो देखता हूँ, मैं तो देखूंगा ही, पर बेटा तुम अपनी बुआ का विशेष ध्यान रखना। अच्छा हुआ जो तुम यहाँ हो, तुम्हारे कारण वे समय पर बनाती खाती तो हैं, वरना अकेली दीवारों से सिर फोड़ती न जाने किस हालत में होती। चाय पीकर हम घर पहुँचे तो मैं सस्वभावित गृह युद्ध से आतंकित थी, पर बड़ी माँ के बिलखने का असर पिताजी के हृदय पर इतना पुरजोर था कि रात के खाने के लिए इनकार कर देते हुए चादर तान लेट गए। माँ की हिम्मत नहीं हुई कुछ पूछने की उनसे। मुझसे ही पूछा। मैंने बताया तो बड़ी माँ के व्यवहार को तिरिया चरित्र की संज्ञा दे डाली उन्होंने। मैं जानती हूँ बड़ी माँ का सब कुछ हमें ही मिलना है। वे अक्सर कहती हैं मुझसे, वृषाली मेरा सब कुछ तुम लोगों का ही है, सब दे जाऊंगी। अभी दे दूंगी तो दूध की मक्खी की तरह फेंक दी जाऊंगी। जब तक मैं हूँ सब कुछ मेरे हाथ में रहेगा, अपना हाथ जगन्नाथ। कहकर वह मेरी पीठ में धौल जमा हंसती और मैं हतप्रत होती कि उनकी सीधी सरल निष्कष्ट बुद्धि में ये गूढ़ बात उपजी कैसे। पर माँ, बड़ी माँ की इस बात को कूटनीति कहती हैं। इस बार महेंद्र भैया के समझाने पर माँ पर घनात्मक प्रभाव पड़ा और शायद इसी तरह संपत्ति मिल सके सोच वो दूसरे दिन पहुंच गई बड़ी माँ के पास। आज कैसे आना हुआ छोटी? बड़ी माँ कुछ चकित हो बोली। क्या बताऊं दीदी, आज तो तुम्हारे देवर ने मुझे बहुत फटकारा। बोले, गृहस्थी में तुम कितनी भी व्यस्त हो, पर इतनी व्यस्त नहीं हो गई हो कि भाभी के पास 2 घड़ी बैठ भी न सको। सरल हृदया बड़ी माँ बोली, छोटी भरे पूरे परिवार में बहुत काम होते हैं, मैं तो बस भगवान को याद कर दिन काट रही हूँ। भगवान का नाम लेकर तुमने अच्छी याद दिलाई। माँ रहस्य उद्घाटन सा करती हुई बोली, आज जेठ जी ने मुझे सपना दिया कि तुम जेठानी को अपना मानकर चलो।
उन्हें आराम दो और उनकी संपत्ति की देखभाल करो। घर की संपत्ति घर वालों को मिलेगी तो मेरी आत्मा को ठंडक पहुंचेगी। माँ के इस मिथ्याचार पर मेरी आंखें शर्म से जमीन में गड़ गईं। संपत्ति हथियाने के लिए उन्होंने प्रेतात्मा को भी नहीं छोड़ा, पर बड़ी माँ सारी बातों को 16 आना सच मान कह उठी थी। ठीक ही तो कहा तुम्हारे जेठ जी ने छोटी, घर की जमीन जायदाद घर में ही रहनी चाहिए। पता नहीं माँ उनकी बातों से संतुष्ट हुई कि नहीं, पर उस दिन से गाहे बगाहे उनके पास जाने लगी। इस बात की टोह लेना भी तो आवश्यक रहता था कि बड़ी माँ के मायके से कौन कब आया, क्या खाया और क्या ले गया। इसी बात को लेकर एक बार मैं उलझ गई थी माँ से। माँ, मामा मौसी या उनके बच्चे आते हैं तो उनके स्वागत सत्कार में तुम पूरा घर सर पर उठा लेती हो। फिर बड़ी माँ अपने मायके वाले के लिए कुछ करती हैं तो तुम्हें बुरा क्यों लगता है? माँ दीदे फाड़कर कुछ देर मेरी तरफ देखती रही, फिर बोली, मैं मायके वालों पर घर नहीं लुटा रही हूँ, पर वो मुस्टंडा केतन तो सब भड़पने ही आया है। केतन के लिए माँ के मुंह से हरदम मुस्टंडा ही निकलता है। बड़ी माँ को जानकारी है, पर वे युद्ध को न्योता नहीं देना चाहती, अन्यथा मुझ पर सीमा पार न करने की बंदिश लग जाएगी, जो मुझे व बड़ी माँ को कतई सहन नहीं होगा। फिर सब कुछ बड़ी तेजी से घटता गया। केतन चिकित्सक बन गया, नरेंद्र नौकरी में लगकर बाहर चला गया, महेंद्र भैया तो बाहर ही थे, मेरा विवाह हो गया और बड़ी माँ एकदम अकेली रह गई। धीरे धीरे अकेलेपन और तमाम छोटी बड़ी बीमारियों ने बड़ी माँ को तोड़ दिया। एक बार खटिया से लगी तो फिर नहीं उठी। अंत समय में हम सभी उनके पास पहुंच गए थे। केतन ने तो चिकित्सकों की छोटी मोटी भीड़ जुटा डाली, पर वे बड़ी माँ में जीने की इच्छा शक्ति जागृत नहीं कर पाए। अंतिम यात्रा पर जाती बड़ी माँ सब कुछ पिताजी को सौंप गईं। लाला, संभालो अपना घर और मुझे जिम्मेदारी से मुक्त कर दो। माँ के झरझर आंसू बहने लगे थे। पता नहीं इतना कुछ पाने के आनंद में या बड़ी माँ के प्रति स्वयं की दुराग्रह को लेकर पश्चाताप स्वरूप हूँ। मैं बड़ी माँ को पुकारती रह गई, पर वे सारे रिश्ते नाते तोड़ सुविकसित चिकित्सा विज्ञान को ठेंगा दिखाकर इस निष्ठुर संसार से विदा हो गईं। दूसरे शब्दों में कहूँ तो बड़ी माँ की मृत्यु यात्रा तो उसी दिन शुरू हो गई थी जिस दिन ताऊ जी ने उनका साथ छोड़ा था। माँ और बुआ का दुर्व्यवहार झेलती, ताऊ जी के सानिध्य का सख्त अभाव महसूस करती बड़ी माँ तिल तिल चुकती गईं। यदि उन्हें सबका भावनात्मक सहारा मिलता होता तो परिस्थिति संभवतः कुछ और होती, पर अब जो होना था हो चुका था। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर करें। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।